बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है होम्योस्टेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आप ये वर्ड देख रहे हैं होम्योस्टेसिस, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। लफ्ज़ होमो और स्टेसिस स्टेटिक से। होमो और स्टेटिक दो लफ्ज़ है, उनको मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया गया है होम्योस्टेसिस। होमो का मतलब है सेम और स्टेटिक का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि अपनी हालत में रहना। तो अब हम इसे डिटेल से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशन, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन है उसको मेंटेन रखना, बरकरार रखना, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी व्हेन देयर इज़ एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वही रहेगा, जहाँ तक कि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए बेशक, लेकिन आपकी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो वही रहेगा जो है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ फैक्टर्स दैट आर मेंटेन्ड इनसाइड द बॉडी। तो अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बॉडी के अंदर मेंटेन रखने बहुत ज़रूरी है होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले है टेम्परेचर। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर है जिसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, सेल्स हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं, या फिर जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इससे आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर भी आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है सोल्यूट्स, साल्ट्स एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर की कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन रखना। वो ये चीज़ें भी होम्योस्टेसिस में ही आती हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उनकी अमाउंट जो है अगर वो ज़्यादा हो गई है तो या कम हो गई है तो उसको मेनटेन करना, उसको बरकरार रखना, ये भी होम्योस्टेसिस का ही हिस्सा है। जैसे जो भी चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई है, सॉल्ट्स या वाटर, तो उसको किस तरह से एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना, ये इसी में शामिल है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी में जमा होना किसी भी सूरत ठीक नहीं है। वो पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना, ये भी होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। टेम्परेचर, सॉल्ट्स एंड वाटर कंसंट्रेशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों का बॉडी में मेंटेन करना, ये होम्योस्टेसिस का प्राइम पर्पस होता है। ये हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं या मैकेनिज़्म कह लें होम्योस्टेसिस के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है प्रॉपरली परफॉर्म हो पाता है और हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। Osmo regulation is defined as it is the maintenance of the amount of water and solutes in body fluids and cells. मीन्स टू से कि हमारी बॉडी के जो अंदर सेल्स होते हैं या बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर वाटर की और सोलूट की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, उसको मेंटेन रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। जैसे कि टू मच वाटर इनसाइड आउटसाइड द सेल कैन काज श्रिंकेज और बर्स्टिंग ऑफ बॉडी सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वाटर को जो है और सॉल्ट्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए एक सेल है, सेल के आउटसाइड जो है वो सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है और अंदर जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा है। सेल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि बॉडी के जो सेल है, अगर उसके आउटसाइड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड कम है, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह अगर वाटर बहुत ज़्यादा है, आउटसाइड जो है सेल के बहुत ज़्यादा है और इनसाइड जो है वो कम है, तो उससे क्या होगा कि सेल की बर्स्टिंग हो जाती है। तो दोनों ही सूरतों में सेल की डेथ भी हो सकती है। इसके साथ हमारी बॉडी में जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेसेस होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट मैकेनिज़्म हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन। बाय द डेफिनेशन इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना, बैलेंस रखना, वो थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। Many enzymes proteins become denatured at high temperature and could be non-functional at low temperature. जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर में होते हैं और जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो एंजाइम्स जो हैं वो काम नहीं करते। जब एंजाइम्स ही प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे लो टेम्परेचर पे। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इनसाइड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थर्मोरेगुलेशन जो मैकेनिज़्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए। The third one mechanism is excretion. By definition, it is the maintenance of internal body condition by eliminating wastes. So definition से इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वेस्ट बनते रहते हैं, तो वो बॉडी के अंदर जो रह जाते हैं तो पॉइजनस होते हैं, तो उनको बॉडी से एलिमिनेट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। If waste product continue to accumulate, they are poisonous and body will stop working. अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाएं तो फिर क्या होता है कि वो जहरीले होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है पॉइजनस होते हैं और बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होम्योस्टेसिस में एक टॉपिक आता है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है। फीडबैक मैकेनिज़्म ये होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आती है जिसको आपकी बॉडी जो है वो लाइक नहीं करती, तो फिर क्या करती है बॉडी ख़ुद से चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस करती है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ कम हो गई है तो उसको भी नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। तो इसी को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। इसको फीडबैक मैकेनिज़्म को मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ वेरिएबल के थ्रू। वेरिएबल का मतलब है चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग आ जाए, जैसे कि टेम्परेचर या ब्लड शुगर अगर वो ज़्यादा हो जाए सेट पॉइंट से, यानी कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए ये चीज़ें, तो क्या करती है बॉडी ख़ुद से ही उनको चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस के थ्रू उसको जो है वो मेनटेन करती है। तो जो चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस होता है उसे ही हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द लिटिल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसकी ये है, जैसे कि टेम्परेचर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 सेल्सियस स्केल। उसको हम सेट पॉइंट पे देखें तो उसका 37 सेल्सियस स्केल है, यानी कि नॉर्मल इतना टेम्परेचर है। अब वो 37 से ऊपर जाता है, 38 जाता है या 39 जाता है, या फिर वो उससे कम आता है 34, 33 इस तरह से कम आता है। तो क्या करती है बॉडी खुद से ही चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस करती है और अगर वो ज़्यादा है तो उसको 37 पे ला के मेनटेन करती है। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, 34 पे है या 35 पे है, तो उसको वो वापस 37 पे लेके मेंटेन करती है। तो हमारी बॉडी में 24 आवर्स चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस चलता रहता है। ये कॉन्सेप्ट था फीडबैक मैकेनिज़्म का। फीडबैक मैकेनिज़म्स की भी मज़ीद टाइप्स होती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इट causes decrease in function. It works in opposite direction of the changes. नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में ओपोजिटली वर्क करेगा। ओपोजिट चेंजेस के तौर पे किस तरह से काम करेगा, जैसे कि आप मिसाल ले लें, आपको जैसे कि ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है, तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो वो है हाई कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह अगर आपको गर्मी लग रही है तो
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम क्या करेगा कि आपकी बॉडी के जो है टेम्परेचर उसे डिक्रीज़ कर देगा ताकि आपको गर्मी ना लगे। सो ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि काम किस तरह से करता है। इस प्रोसेस की वर्किंग में 3 चीज़ें आती हैं, डिटेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफ़ेक्टर। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि आपको ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी में डिटेक्टर्स मौजूद हैं और डिटेक्टर्स क्या करेंगे, उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि आपको ठंड लग रही है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर नर्व एंडिंग्स हैं। नर्व एंडिंग्स क्या करेंगी, जब उन्हें पता चलेगा कि आपको ठंड लग रही है तो वो क्या करेंगी, वो एक मैसेज भेजेंगी कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है? कंट्रोल सेंटर हमारा जो ब्रेन होता है उसका हाइपोथैलेमस, उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उधर कंट्रोल सेंटर होता है। तो वहाँ पे नर्व एंडिंग्स उसे पैगाम पहुँचाएंगी कि हमारी बॉडी को ठंड लग रही है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, वो उसको रिसीव करेगा इस मैसेज को, तो वो इस मैसेज को इफ़ेक्टर्स को पहुँचाएगा कि आपका काम अब शुरू होता है। इफ़ेक्टर्स क्या करेंगे? इफ़ेक्टर्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स की शिवरिंग करवाएंगे, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी। क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो कांपना शुरू हो जाएगी और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होंगे। जब आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मकसद ये था कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, तो यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी, यानी कि अब प्रोसेस रुक जाएगा। स्टिमुलेशन जो है, सॉरी मैंने राइट साइड पे लिखना था, वहाँ पे लिख दिया है इनहिबिशन, यानी कि वो अब प्रोसेस रुक जाएगा। इसके बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके बाद लॉस ऑफ हीट अगर हुई, यानी कि फिर से दोबारा से अगर आपकी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो क्या होगा, फिर दोबारा से स्टिमुलेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि दोबारा से यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। अब हम मूव करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इट कॉजेज इंक्रीज ऑफ फन, इट वर्क्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये उसको और इंक्रीज़ करेगा, अगर किसी वजह से वो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये और डिक्रीज़ कर देगा, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में काज हो रही है तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उस काज को और बढ़ा देगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की हम वर्किंग देखते हैं कि काम किस तरह करता है। तो इसकी एक एग्जांपल है, बेबी बोर्न की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि बेबी जो होता है वो 9 मंथ्स का हो जाता है, यानी कि फीटस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर बेबी क्या करता है कि वो मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है, पुश करता है। तो क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बात डिटेक्टर को पता चलती है। डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट करता है, तो क्या होता है कि वो इस पैगाम को कंट्रोल सेंटर पे पहुंचाता है। कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है, हमारी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे होता है। तो क्या होता है वहाँ पे, मोर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ हो जाता है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो जब ऑक्सीटॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो वो इफ़ेक्टर को पैगाम पहुँच जाता है। अब इफ़ेक्टर क्या करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की उनको और ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्शन जो होती है मसल्स की, तो फिर क्या होता है कि फिर स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि दोबारा से ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और फिर से यही सेम साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहती है जब तक बेबी बोर्न नहीं हो जाता। ये स्टिमुलेशन थी, ये राइट साइड पे लिखनी है, मैंने वो गलती से लेफ़्ट साइड पे लिख दी है। स्टिमुलेशन होती है, यानी कि दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यानी कि जो भी कॉज है उसको बढ़ाता रहता है। जैसे यहाँ पे बेबी पुश कर रहा था तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो फिर क्या हुआ था कि उसको और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक बेबी बोर्न नहीं हो जाता। जब बेबी बोर्न हो जाता है तो उसके बाद इस प्रोसेस की इनहिबिशन हो जाती है। लेफ़्ट साइड पे आपको इनहिबिशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इनहिबिशन हो जाती है। इट्स मीन कि ये प्रोसेस फिर इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है इसके बाद। ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो भी काज होती है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।